चलिए बिस्मिल्लाह। मैं ये बता रहा था कि आपने क्या किया कि फंक्शन का हेडर था ना, सिर्फ इसको मेन से पहले लिख दिया, और बाकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, जो आपका फंक्शन की बॉडी थी, वो आप बाद में लिखोगे। लेकिन हेडर उस दफा भी लिखना है, ऐसा नहीं आपने हेडर पहले लिख दिया दोबारा नहीं लिखना, नहीं। तो आपने दोबारा लिखना है, सिर्फ आपने हेडर को पहले लिख दिया। लेकिन एक और आपने काम करना है कि ये सिंटेक्स का ख्याल रखते हुए कि यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगाना है। इसको कहते हैं बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने सिर्फ फंक्शन का जो हेडर था ना उसको पहले लिख दिया। इसका मकसद ये है कि आपने कंपाइलर को बता दिया कि जो है जो फंक्शन जो बेसिकली यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ ना, वो मौजूद है, मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा, वो एरर नहीं अब देगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसने मैंने सी आउट नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने सी आउट कर दिया आंसर। ठीक है, तो अब मैं रन करूंगा तो ये मुझे 36 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 36 मेरा आ गया। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट जी। आपके पास है अ, ये एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक मिनट पहले उसको देख लेते हैं। सर प्रोटोटाइप रिपीट कर दे। चलिए मैं कर देता हूँ, ये एक और प्रोग्राम है, इसमें मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम है, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, मेन मेरा फंक्शन है, मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन जो मैंने बनाया था उसको मैंने कॉल किया। अब ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, ये एक तो मेरा वो तरीका है जो मैंने स्टार्ट से बता रहा हूँ कि आप अपना फंक्शन मेन से पहले डिफाइन करो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फंक्शन का हेडर पहले बता दो। ठीक है, ये जो आपका हेडर है ना, जो फंक्शन का हेडर है, वो आप पहले अपना बता दो कि मेरा ये फंक्शन है होगा, मेरा ऐड नाम का फंक्शन है, जिसमें दो मेरे पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर, एक ए नाम का एक बी नाम का, दोनों की डाटा टाइप इंट है, और साथ सेमीकोलन लगा दो। ये आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद आपने डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा, बॉडी नहीं लिखी आपने, सिर्फ आपने फंक्शन का हेडर लिखा है। बॉडी कब आप लिखोगे, आप ना मेन फंक्शन से फारिग हो गए, उसके बाद आप अपने फंक्शन की बॉडी लिखोगे। पहले हेडर दोबारा लिखोगे उसी तरह, और उसके बाद अपनी जो फंक्शन आपने बॉडी के अंदर जो काम करना है वो आप लिख दोगे। तो ये इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। कुछ भी नहीं आपने किया, सिर्फ आपने जो अपना हेडर था उसको पहले बता दिया अपने कंपाइलर को कि मेरा ये फंक्शन है, डेफिनेशन आपने उसकी बाद में लिखी है। अब क्या होगा, अब आपके पास ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा, 2 और 3, इसके ए के अंदर 2 आ जाएगा, बी के अंदर 3 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी और साथ ही उसको मैंने सी आउट करा दिया, या तो पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करके सी आउट करा दो या डायरेक्ट सी आउट करा दिया। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज है, बस आपके कॉन्सेप्ट के हद तक आप इसको याद रख सकते हैं कि जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है ना, जो ये चीज है, इसके अंदर अगर आप खाली डाटा टाइप्स बता देना, तभी कंपाइलर समझ आएगा। आप वेरिएबल के नाम ना लिखें, वेरिएबल के नाम अपने बाद में आप लिख लें, सिर्फ आप डाटा टाइप बता दें कि जो मैं वेरिएबल को यूज करूंगा उनकी डाटा टाइप दोनों की इंट होगी, तब भी जो है वो कंपाइलर समझ आएगा, वो एरर नहीं देगा। ये भी तरीका ठीक है प्रोटोटाइपिंग का। तो ऐसा ना हो कि अगर ये पेपर में आए और आप इसको एरर बना दें, एरर नहीं है, ये तरीका भी ठीक है। ये एक और कोड है, इसमें भी कुछ तरीके लिखे हुए हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के। ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लाइक जिसमें आप प्रोटोटाइप में क्या करते हैं, फंक्शन का नाम बता देते हो और दोनों आप जो है पैरामीटर्स भी बता दिए और उसकी डाटा टाइप भी बता दी और सेमीकोलन लगा दिया, ये वाला तरीका एक्सेप्टेबल है। फिर कौन सा तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, पहले ये देख लीजिए, ये वाला दूसरा तरीका, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने सिर्फ डाटा टाइप्स बता दी, वेरिएबल का नाम नहीं बताया। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये दरमियान में तरीका लिखा हुआ है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
कि एक पैरामीटर की तो आपने डाटा टाइप बता दी, लेकिन दूसरे की आपने नहीं बताई। ठीक है। आपने ये ज्यूम किया, कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि दोनों की डाटा टाइप इंट है, नहीं वो नहीं समझेगा। आपको दोनों की, या तो आप दोनों जगह इंट लिख दो, या साथ दोनों की डाटा टाइप्स बताओ। तो ये आपको देखो, ये एरर दे देगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका पैरामीटर कोई भी पैरामीटर नहीं है ना, ऐसे फंक्शन भी होते हैं ना जिसमें आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, हम सी आउट करवा रहे थे ना हम, ग्रीटिंग वाला फंक्शन, जैसे कहाँ गया ये वाला। ठीक है। ये हमने फंक्शन पढ़ा था ना। एक तो इसकी रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं थी, वॉइड रिटर्न टाइप थी। और दूसरा, हमने यहाँ पर पैरामीटर में कोई वेरिएबल वगैरह पास नहीं किया, ऐसे ही था ना। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये एक जी एक फंक्शन है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो आप यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हो। तो ये वाला तरीका भी ठीक है। अगर आप वॉइड ना भी लिखो, खाली छोड़ दो, तो ये वाला तरीका भी ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह पेपर में आ जाए तो ये एरर वगैरह नहीं है, ये चीजें एक्सेप्टेबल है। हाँ, यहाँ पर एरर होगा ये वाले में। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोटोटाइप भी हमने देख ली। अब है फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का। ठीक है। उसको मैंने उसी तरह से एक इंट ए इंट बी दो पैरामीटर्स दे दिए। अब ये 5 आप छोड़ दें। ये वाली लाइन भी अभी आप कमेंट कर दें। अभी पहले इतना समझ लें, जिस तरह हम करते आए हैं। हमने क्या किया, सम नाम का फंक्शन बनाया, मैंने पैरामीटर्स पास किए 3 और 2। वो 3 और 2 को ऐड करके 5 रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर सी आउट हो जाएगा, सिंपल, जिस तरह हम करते आए हैं। अब मैं क्या किया कि एक ये वाली लाइन लिखी, सी आउट सम। अब सम के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ एक पैरामीटर दिया 3। हालांकि मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स तो 2 थे। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि जितने पैरामीटर्स की तादाद यहाँ पर है, उतने ही पैरामीटर्स की तादाद आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मतलब सिंपल वर्ड्स में, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स दोनों की सेम तादाद होनी चाहिए। अगर एक है तो एक, और दो है तो दो। तो यहाँ पर वो एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं क्या काम करता हूँ, एक डिफॉल्ट पैरामीटर देता हूँ, तो ये बी जो है ना, इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, अपनी तरफ से कोई हार्डकोर वैल्यू दे देता हूँ, 10। तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगा। कैसे? अब क्या होगा, कंपाइलर कहेगा कि जो 3 वैल्यू है ना, ये पहले वाले पैरामीटर की है, ए की। जो बी की वैल्यू है वो मैंने डिफॉल्ट दे दी है। तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू 10 लेगा, ए की वो वैल्यू लेगा जो यहाँ पर पास होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 99 पास हुई है, जो भी वैल्यू पास हुई है, 619 पास हुई है, तो ए की वो वैल्यू होगी। लेकिन बी की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है, बी की वैल्यू 10 ही होगी। तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है। मैंने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी अपने पैरामीटर को। ये बात क्लियर हुई है? अच्छा, अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम देख लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, मैंने दो दो फंक्शन बनाए हैं। इस फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हैं, और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं। लेकिन दोनों फंक्शन का आप नाम चेक करो, दोनों फंक्शन का नाम क्या है, सेम है। इसका नाम भी ऐड है, इसका नाम भी ऐड है। दोनों की रिटर्न टाइप भी सेम है। फर्क कहाँ पे है, फर्क है पैरामीटर्स में। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं। अब मैं मेन में आया, मेन में मैंने फंक्शन कॉल किया ऐड, और उसको 2 पैरामीटर्स पास किए। अब कंपाइलर कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि मैंने कौन से वाला ऐड फंक्शन कॉल करना है, ये वाला ऐड फंक्शन कॉल करना है या ये वाला फंक्शन है कॉल करना है? तो वो कैसे डिसाइड करेगा, पैरामीटर्स की बेस पे। अगर तो मैंने कॉल करते हुए 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है, तो वो जाहिर है वो 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेगा। लेकिन अगर मैंने कॉल करते हुए 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, तो वो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, कि मेरे फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन जो पैरामीटर्स की अमाउंट है वो डिफरेंट है। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हुआ है?
सर फिर बता जिस पे दें रोके। कंपाइलर को कैसे पता लगेगा? मैं बताता हूँ। होगा क्या, मेन में आया, मेन में वो ऐड नाम का फंक्शन कॉल करेगा, और कंपाइलर चेक करेगा इस ऐड के फंक्शन में जो पैरामीटर पास हुए हैं वो दो पैरामीटर्स हैं, दो है ना सिर्फ, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है। अब वो कंपाइलर देखेगा कि ऊपर तो दो फंक्शन है ऐड नाम के, एक ये भी ऐड नाम का फंक्शन है, एक ये भी ऐड नाम का फंक्शन है, कौन से वाला कॉल करे वो। तो वो चेक करेगा कि जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर्स थे, तो ऊपर भी वो चेक करेगा कि जिस फंक्शन में दो पैरामीटर्स है वो उसको कॉल करेगा। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स है, ये इसको कॉल करेगा। लेकिन जब मैंने ये वाली लाइन लिखी तो इसमें मैंने तीन पैरामीटर्स दिए, कंपाइलर चेक करेगा कि इसमें तीन पैरामीटर्स हैं, तो अब वो इसको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स थे, वो तीन पैरामीटर्स वाले को ही कॉल करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करें तो इसका आंसर 5 हो गया, 2 + 3 5, और दूसरे वाले का आंसर 6 हो गया, 1 + 2 + 3। क्लियर है चीज। यस सर। अच्छा, अब एक ना प्रोग्राम है स्वैपिंग वाला, लेकिन वो पहले पॉइंटर्स जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तब तक वो नहीं होगा। तो अब मुझे पता है, पहले मैं आपको पॉइंटर्स बता पढ़ा दूं, या लेकिन यहाँ जो आप लोगों की अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे वो एक भाई अरे का कह रहे थे, वो पहले बता दूं। सर पॉइंटर्स, अरे सर बता ये दें रे एक बार। रे रिवाइज करा दे रे। चलें अरे कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स आई थिंक अभी आपने थ्योरी पढ़ने हैं कोर्स में भी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मिड वीक में ना, ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक सेशन रख लें, तो उसमें हम पॉइंटर्स जो है ना डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अरे कर लेते हैं, तो आप लोग कह रहे हैं। यस सर। यस सर। अरे की क्या चीज में कंफ्यूजन है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमारे सर हमें पॉइंटर्स पढ़ा चुके हैं, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिएगा पॉइंटर्स का। चलें एंड पे मैं इंशाल्लाह दे देता हूँ, वरना कोई अगर डिटेल में फिर इंशाल्लाह ना हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को देख लेंगे। ओके सर, थोड़ा बहुत मैं थैंक यू। इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड पे। अच्छा, अरेज में बेसिकली क्या, चले मैं ना पहले इसको पॉइंटर्स का आपको बेसिक सा बता दूं, फिर इंशाल्लाह रेस पे चलते हैं। सिर्फ एक दो चीज मैं बताऊंगा, बाकी इंशाल्लाह हम ट्यूसडे वेडनेसडे को देखेंगे। पॉइंटर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं ना, ये आपका एक वेरिएबल है ए, ठीक है, जिस तरह हम बनाते आए हैं, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, इंट a = 3, इसमें आपने 3 स्टोर कर दिया। अब आपने एक स्टेरिक लगाकर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब आप स्टेरिक लगाकर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो बेसिकली वो आपका पॉइंटर होता है। तो ये आपका एक वेरिएबल मेमोरी में बन गया बी, लेकिन अब ये पॉइंटर है। पॉइंटर का क्या मतलब है कि ये एड्रेस एड्रेस स्टोर करेगा। आपको पता है ना कि आपकी मेमोरी में वेरिएबल्स जो होते हैं उनका एड्रेस होता है। जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे घर का एड्रेस है ना, तो इस वेरिएबल का एक एड्रेस होगा, ए जो वेरिएबल है इसका एड्रेस ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0xFEC हेक्साडेसिमल में ना ये एड्रेस होता है। ठीक है, ये एड्रेस है। अब मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंटर था ना बी नाम वेरिएबल वाला मेरा, ठीक है, स्टैटिक बी, इसके मैंने लिखा b = m% ऑफ ए। m% जो है ना, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये क्या करेगा कि ए वेरिएबल का जो एड्रेस है ना वो बी में स्टोर हो जाएगा। ये 0xF, जो भी मैंने ये एड्रेस लिखा है ना, EC, तो अब बी जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है ना, वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो एड्रेस स्टोर किया हुआ है उसने, किसका, इसका ए ना, ए वेरिएबल का। ठीक है, तो M% साइन जो है ये एड्रेस का साइन है, ये आपको ए जो ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर कर देगा बी के अंदर। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ये डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको फिर हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, पहले हम अरेज को देख लें ताकि वो भाई का मिड भी है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था, अरेज का बेसिक से ही कॉन्सेप्ट नहीं आता है या क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सर ये बेसिक कंसेप्ट नहीं है। चले मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह मुझे मिलेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मैं आपको लास्ट टाइम वेबसाइट भी बताई थी, अभी भी बता देता हूँ। आज ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आज भी मैं वो चीज़ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ आपकी, जो लास्ट मैंने बताई थी सेशन में ना।
ये कुछ ना वेबसाइट्स हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ लिंक शेयर किए थे। एक तो ये एक लाइब्रेरीज हैं, ये इतने काम की नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो अब लाइब्रेरी, जैसे हमने सी मैथ की लाइब्रेरी स्टार्ट में देखी थी, इस तरह हजारों लाइब्रेरीज हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो जितनी भी लाइब्रेरी, आईओ स्ट्रीम भी यहाँ पे कहीं पे मौजूद होगी जो आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी लाइब्रेरीज नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है, cppreference.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप गूगल पे लिखें C++ प्रॉब्लम्स फॉर बिगनर्स, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप जो बिगनर प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके सॉल्व करते जाएं, उससे आपकी लॉजिक भी बेहतर हो जाएगी और एग्जाम्स के लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फिर एक वेबसाइट है आपके पास, गीक्स फॉर ग्रीक्स, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। बेसिकली अभी तो आपको C++ का चाहिए होगा, तो आप इधर C++ में जाएं, तो आपको डिटेल में C++ का बड़ा अच्छा ट्यूटोरियल जो है वो जीरो से ऑनवर्ड जो है वो दे देगा। जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स वगैरह, फंक्शन, सारा आपको दे देगा, ठीक है। तो ये अच्छी वेबसाइट है अगर आप ट्यूटोरियल्स की मदद से समझना चाह रहे हैं। अगर आप, एक तो है ना, आप वीडियोस की मदद से समझते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, अगर लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के हैं, लाइक अगर आप पढ़ के समझना चाहते हैं, तो ये अच्छी वेबसाइट है। फिर इसी तरह W3 स्कूल्स नाम की वेबसाइट है। ये गीक से ज्यादा आसान है, लाइक इसमें बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये तो बेसिक भी अगर आपके जीरो नॉलेज है ना, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। तो W3 स्कूल्स में ये सारी आपके ये हेडिंग्स हुई हैं, जो भी C++ के कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो फिर उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने के, एक तो मैंने आपको बताया ना, आप जनरल गूगल पे लिखें, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट भी हैं। हैकर रैंक, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। ये मुझे बाद में जाकर पता चली थी, लेकिन अगर मैं अभी आपको पता चल जाए, बड़ा फायदा होगा आपको। हैकर रैंक नाम की वेबसाइट है, इस पे आप अपना अकाउंट बना लें लाजमी, और C++ वाले सेक्शन में जाकर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, बेसिक से स्टार्ट की हुई है उन्होंने, एक एक रोजाना या दो दो करते हुए ना, इसको इंशाल्लाह सॉल्व करें तो आपकी लॉजिक बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैंने ग्रुप्स में शेयर किए थे, अगर दोबारा आप कहेंगे मैं दोबारा इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा। चले हम अरेज पे चलते हैं। सर बस नेम्स शेयर कर दीजिएगा। जी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अच्छा, अरेज का आप कह रहे हैं बेसिक से, मैं चले बता देता हूँ। किधर थे हम, अरेज हमने पढ़े थे। ये अरेज बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ कॉन्टिगियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी कि एडजेसेंट ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब ये कि अगर आप, मैं इससे ड्रॉ करूँ, तो नॉर्मली आप क्या करते हो जब वेरिएबल बनाते हो, फॉर एग्जांपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों की तरह, हजार नहीं, 100 हैं, 100 भी ज्यादा है, अगर आप समझते हैं, चले 50 हैं जैसे हमारे सेक्शन में होते हैं। तो 50 स्टूडेंट्स के अगर आपने मैथ्स के स्कोर स्टोर करने हैं, तो काफी हेक्टिक टास्क है। अब हर स्टूडेंट के लिए अलग वेरिएबल बनाओ। स्टूडेंट 1 के लिए आपने वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट 2 के लिए बी, स्टूडेंट 3 के लिए आपने वेरिएबल बनाया, तो आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे। तो एक कोड भी आपका ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी लगेगी, और ये कोई तरीका भी ठीक नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आप क्या करते हो, आप एक अरे बनाते हो। अरे में जो मेमोरी है ना वो कंटिगियस होती है, यानी कि एडजेसेंट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं आप क्लास में 50, तो 50 साइज की आपने अरे बना दी, तो वो जो मेमोरी है ना उसकी 50 जो है वो एलिमेंट्स या इंडेक्स बन जाएंगे। अभी जगह कम है तो इतने जितने भी बने हैं, तो इस तरह वो क्या कर देगा, वो जो मेमोरी है वो 50 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 50 अभी ज्यादा है, अभी हम समझने के लिए 4 का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक 4 साइज की अरे बना दी, यानी जो मेमोरी है वो हमारे 4 ब्लॉक्स हमें एलोकेट कर देगा, और वो ब्लॉक्स होंगे एडजेसेंट होंगे, कंटिगियस होंगे, यानी साथ साथ होंगे। अब जो अरे होती है ना, उसका इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। इस वाले ब्लॉक का एड्रेस जीरो होगा, इसका इंडेक्स वन होगा, इसका एड्रेस टू होगा, इसका एड्रेस इंडेक्स थ्री होगा। साइज 4 है लेकिन इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बात अक्सर बच्चे ना गलत कर देते हैं, कि जो इंडेक्स है वो हमेशा साइज से एक कम होगा। साइज इसका 4 है लेकिन इंडेक्स कितना है, 3 तक है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था आपको कि फॉर एग्जाम्पल एक अरे मैंने बनाई मैथ के मार्क्स की, ठीक है। और अब उसको इनिशियलाइज कैसे मैंने किया, इनिशियलाइज क्या किया कि मैंने वो वैल्यूज जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दी। अरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, अरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं अरे का साइज लिखूंगा, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज मैंने असाइन करनी है वो मैं असाइन कर दूंगा। एक तो ये तरीका हो गया मेरे पास, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि हर इंडेक्स पे जाकर मैं अलग से वैल्यू असाइन करूं, ठीक है। अब वो कैसे करूंगा, मैथ मार्क्स जो अरे का नाम है वो मैंने लिखा, उसके बाद जीरो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा,
वो इंडेक्स लिखूंगा जिस इंडेक्स पे आपने वैल्यू को साइन करना है। तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स लिखा तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी साइन हो जाएगी। फिर इस तरह वन इंडेक्स लिखा तो वन इंडेक्स के अंदर वैल्यू साइन हो जाएगी, टू के अंदर, टू के अंदर, थ्री के अंदर। तो इस तरह एक ये तरीका है अगर आप वैल्यूज को अरे के अंदर असाइन करवाना चाह रहे हो। लेकिन ये ऐसा तरीका है, वही बात कि इसमें कोड भी बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको यूज करने की बजाय हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। हमने फोर लूप वगैरह पढ़े थे ना। तो अरे जब भी आप पढ़ते हो तो उसके साथ फोर लूप आप लाजमी पढ़ते हो। तो ये वाला तरीका हम यूज नहीं करते। इसी तरह अगर मैंने अपनी अरे की वैल्यूज को सी आउट करवाना है, प्रिंट करवाना है, एक तो ये तरीका है कि मैं इस तरह अलग अलग से हर इंडेक्स को मैं प्रिंट कर दूं, जीरो इंडेक्स की वैल्यू, वन इंडेक्स की, टू इंडेक्स की। तो ये भी तरीका ठीक नहीं है क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट यूज होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप यूज करूंगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो लूप है उसी तरह जिस तरह हम फोर लूप का सिंटेक्स पढ़ते हैं। इनिशियलाइज किया आई को, आई बेसिकली यहाँ पर आपका इंडेक्स है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा था तो जीरो आपने साइन किया, और कहाँ तक जाएगा इंडेक्स आपका, फोर तक, ठीक है। फोर तक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन डाला है। अगर यहाँ पर मैं लेस देन इज इक्वल टू का साइन डालता तो यहाँ पर मैं थ्री लिखता। ये बात अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि यहाँ पर फोर लिखना है या थ्री लिखना है। अगर तो आपका यहाँ पर फोर लिखा है ना तो आपने साइन कौन सा डालना है, लेस देन का साइन डालना है, ठीक है। लेस देन का साइन आपको पता है ना, इसमें फोर इंक्लूड नहीं है तो ये थ्री तक जाएगा, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो ये जीरो से लेकर फोर तक जाएगा, और सी आउट के अंदर मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ मार्क्स, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर जो चीज है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। आई, आई क्या है फर्स्ट, क्या होगा आई की वैल्यू, फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, जीरो, यानी जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है वो क्या है, मैथ मार्क्स आई। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो ये फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसी तरह टू होगी, थ्री होगी, तो इस तरह चारों इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बात क्लियर हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अब मजीद हम आगे यस सर ये देखते सर। हैं। फॉर इसको बेशक आप रन भी करके देख लें। इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, उसने चारों जो मार्क्स की वैल्यूज थी वो प्रिंट करके दे दी मुझे। सर ये अरे में फॉर लूप के अलावा इफ एल्स की कंडीशन भी लगती है कभी कभी। क्या कह रहे हैं, अरे के अंदर, अरे अरे के के अंदर अंदर फॉर फॉर लूप। नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। वो अरे के साथ नहीं यूज होती, उसके अलावा आप यूज कर सकते हो, वो इंडिपेंडेंट है। फॉर लूप तो कंपलसरी है ना कि अरे के साथ आपने यूज करनी है, लेकिन इफ है जरूरी नहीं है। अगर तो आपके प्रोग्राम में जरूरत है तो आप कर लो, वरना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर फोर लूप ही यूज होगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह तो नहीं यूज होंगे इसमें अरे में? वाइल और डू वाइल से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो तरीका है ना वो फोर लूप से करने अरे को आप करते हो। वैसे वाइल और डू वाइल से भी कर सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है ना वो फोर लूप से आप करते हो, ठीक है। ओके सर। सर ये फॉर लूप एक ही दफा यूज होती है अरे में या ज्यादा दफा हो नहीं नहीं, सकती जब है? जितनी बार आपने यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये प्रोग्राम देखते हैं ना, इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रोग्राम है, अभी तो मैंने अरे खुद से डिक्लेयर किया ना। अब जैसे वेरिएबल आप यूजर से इनपुट लेते हो, इसी अरे भी आप चाहते हो आप यूजर से इनपुट लो। तो अब वो कैसे आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अरे बनाई, पहले केस में तो हमने अरे को डिक्लेयर कर दिया था ना, साथ ही उसकी वैल्यूज साथ इनिशियलाइज कर दी थी, जैसे यहाँ पर हमने किया था ये वाली चीज। हमने फोर साइज की अरे डिक्लेयर की और साथ ही उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। अब मैं चाहता हूँ मैं वैल्यू खुद ना दूं, यूजर से वैल्यू लूँ। तो उसके लिए भी मैं फॉर लूप यूज करूंगा। लाइक आपने क्या किया कि आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी जिसका नाम आपने ए डबल आर रखा, और उसका साइज आपने रख दिया फाइव। आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंट अरे, और यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फाइव। ये भी आपका तरीका ठीक है। दूसरा तरीका ये, आप साइज नाम का अलग से वेरिएबल लो, उसकी वैल्यू आप दो और फिर साइज आप यहाँ पास कर दो।
तो यहाँ पर 5 अरे का साइज आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक है। अब मैंने सी आउट किया, यूजर से कहा कि 5 नंबर एंटर करो। क्योंकि अरे का साइज 5 था मेरे पास, तो मैंने उसी तरह 0 से लेकर जो अरे का साइज है, यहाँ पर मैं 5 भी लिख सकता हूँ। और चूंकि मैंने अब 5 को मैंने साइज में साइन कर दिया हुआ है, तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं साइज लिख दूँ। तो क्या होगा, सीन के थ्रू में अरे आई यानी आई की जगह पहले 0 आएगा। 0th इंडेक्स पे वो यूजर से वैल्यू ले लेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड पे, और फिर थर्ड पे, और फिर फोर्थ पे। तो इस तरह मैं यूजर से जो है इनपुट ले सकता हूँ। और सेम उसी तरह मैंने क्या किया, फोर लूप से मैंने आउटपुट दे दी। तो इस तरह 2 दफा मैंने फोर लूप, एक इनपुट लेने के लिए यूज कर ली और एक मैंने आउटपुट के लिए यूज कर ली। इसको आप रन करेंगे तो एंटर 5 नंबर्स, ठीक है, 3, 7, 1, 8, 2, मैंने 5 नंबर एंटर किए। और क्या किया उसने, ये पांचों वैल्यूज मेरी जो थी सी आउट करवा दी, ठीक है, जो मैंने एंटर की थी। अभी नीचे वाला आप छोड़ दें। ये बात क्लियर हुई है कि फोर लूप किस तरह यूज किया मैंने। यस सर। सर जो ऊपर हमने मैथ मार्क्स वाली एग्जांपल की है, उसके अंदर जो हमने मैथ मार्क्स के साथ ब्रैकेट में 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो हम्म। उसका क्या मतलब है? इसका ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप लूप यूज नहीं करते तो फिर ये वाला तरीका है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने ये क्या किया है, ये अरे आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये आपने अरे डिक्लेयर कर दी 4th साइज की। एक तो ये तरीका है ना कि आप साथ ही उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दो। ये वाला जो, अगर आप साथ ही वैल्यूज इनिशियलाइज